हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आपके 11th की बायोलॉजी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। ये 7th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को डिस्कस किया था, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडी आती है, वैक्यूल आता है। इसकी हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हम लोग पिगमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्लास्टिड्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि इन 3 टॉपिक्स को हम लोगों को डिस्कस करना है। अगर इस लेक्चर में अगर हो पाएगा तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बचा रहेगा उसको डिस्कस करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज मेरा फोकस रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को मैं डिटेल में पढ़ाऊं, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे पिगमेंट्स की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड्स की। ठीक है, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि अपने साथ लेक्चर को अटेंड करने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाएंगे, जो भी मैं लिखूंगा उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना भी होगा, आपने सुना ये होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, बोले तो एक ऊर्जा का घर बोला जाता है, जो कि हमारे सेल्स में ऊर्जा बनाता है, ऐसा बोला जाता है। और इसको बोला जाता है सेल विद इन सेल भी बोला जाता है, मतलब कोशिका के अंदर कोशिका भी बोला जाता है, सेल विद इन सेल बोला जाता है ना। तो आज हम इसका डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड होता है ये प्लूरल वर्ड होता है। प्लूरल वर्ड बोले तो कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वर्ड यूज कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में हम इसको लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियन, क्या लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन, इसको माइटोकॉन्ड्रियन लिखा जाता है। ये सिंगुलर वर्ड होता है, बाकी प्लूरल में इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये जरूरी नहीं कि एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो, सेल में कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि वो सेल्स का वर्क क्या है। ठीक, अगर सेल बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, तो उस केस में वहाँ पे सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया लगेंगे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं सेल में। अच्छा, अगर हम विजिबिलिटी की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया हमको दिखेगा कैसे, इसकी अगर हम चर्चा करते हैं कि हम इसको देख कैसे पाएंगे, तो जब हम इसको स्टेन करेंगे, आफ्टर स्टेनिंग, स्टेन का मतलब इसको कलर करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग वी कैन सी अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि अगर हमें इसको देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ये दिख जाता है आसानी से, पर बात ये होती है कि अगर इसको देखना है तो इसको स्टेन करना पड़ता है, इसको कलर करना पड़ता है, विशेष कलर इसको करना पड़ता है, तभी ये विजुअल हो पाता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं इसके शेप की, इसका शेप जो होता है, इसका शेप सामान्यतः सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का मतलब ये होगा कि सिलेंडर के लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और ये बर्गर के जैसे होता है। कुछ लोग सॉसेस बोलते हैं, मैं बर्गर इसको बोल रहा हूँ क्योंकि सॉसेस एक नॉनवेज होता है। ठीक है, तो उसको नहीं बोलना है, ये बर्गर के जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बर्गर के जैसे स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अच्छा, शेप इसकी हम बात कर रहे हैं, शेप इसका कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और बर्गर के जैसी होती है। और साइज की जब हम बात करते हैं तो साइज में हमें ये देखना होता है कि इसके दो, एक तो इसका विड्थ आता है और इसका लेंथ आता है, यानी कि एक इसका डायमीटर आता है, एक इसका डायमीटर आता है और इसका लेंथ आता है। जो इसका लेंथ होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ इसका होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर तक जाता है इसका लेंथ। ठीक है, इसके डायमीटर की बात की जाती है तो इसका डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका साइज, पहले हम इसके लेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक, जब तुम लेंथ की बात करोगे तो लेंथ के केस में ये होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर, और जब तुम बात करोगे इसके डायमीटर की तो डायमीटर इसका हो जाता है, ध्यान देना,
इसका डायमीटर हो जाता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, अच्छा इसमें नंबर्स की हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स कितने हो सकते हैं, जब इसकी चर्चा कर रहे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये वरी करता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वरी in different kinds of cells, different kinds of cells, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वरी कर जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाना होता है और जहां पे एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां की सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ठीक है, जहां पे कम नीड होती है तो वहां पे कम होंगे। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, कुछ फ्लाइट मसल्स होती हैं हमारी नहीं, चिड़ियों में, बर्ड्स में फ्लाइट मसल्स होती हैं। ठीक, जो बर्ड्स में फ्लाइट मसल्स होती हैं, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, तो उसके सेल्स में, उन सेल्स में मोर इन नंबर होते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको देखो, जो पक्षियां होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान दीजिएगा, जो पक्षियां होती हैं उनके जो मसल्स होते हैं, जहां पंख के सामने जो मसल्स रहती हैं पंख में, वो फ्लाइट मसल्स होती हैं। उनके जो सेल्स होते हैं फ्लाइट मसल्स के सेल्स, उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कई कई चिड़िया क्या होते हैं एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट कर जाती है। जैसे अभी क्या है, हमारे प्रयागराज में आई है ना माइग्रेट करके। ठीक है, तो उस केस में वो क्या होती हैं, उनको दूर जाना पड़ता है। जब उनको दूर जाना पड़ता है तो उनके मसल्स में ऐसी सेल्स होनी चाहिए जिनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा हों, ताकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा बन सके और मसल्स फटीग ना हो। नहीं तो क्या होता है, अगर उतना ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होंगी तो फटीग हो जाएगा मसल्स का, थक जाएंगे, तो उतना वर्क नहीं हो पाएगा एफिशिएंटली। ठीक है, तो उतना वर्क करने के लिए उनके पास जो सेल्स रहती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होने चाहिए, फ्लाइट मसल्स। और जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, हमारी स्केलेटल मसल्स जो हमेशा मूव करती रहती, हमें चलने फिरने में, हमारे मूवमेंट में हमें सपोर्ट करती हैं, तो जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स में ध्यान दीजिएगा, स्केलेटल मसल्स में मोर होते हैं। ठीक है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया उस मसल सेल में जो होती हैं, मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्यों ज़्यादा होती, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बनाना रहता है। ठीक, तो ये बात मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वरी करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, और फ्लाइट मसल्स में ज़्यादा होता है। जैसे हम बर्ड्स की बात करते हैं, उनके मसल्स में, उन मसल सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि वहाँ एनर्जी ज़्यादा बनानी होती है। हमारे स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, हमारी मसल्स, उन मसल्स में ज़्यादा, उनके सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्केलेटल मसल्स को मूवमेंट करना होता है, अगर नहीं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगे तो फटीग हो जाएगा, तो उस केस में थकान बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आपको ये बातें मैंने आपको बताया। विजिबिलिटी कब होगी? जब इसको स्टेन करोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये दिखाई दे जाता है। और इसके हम शेप की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, बर्गर के जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है। साइज में जब हम बात करते हैं तो इसका लेंथ इसका होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है, डायमीटर इसका होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है, और नंबर इसका वरी करता है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक, तो ये बातें मैंने आपको बताई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक, अब हम स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर के केस में तुम्हें ध्यान ये देना है,
ध्यान सुनिएगा, स्ट्रक्चर के केस में इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और ध्यान दीजिएगा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में ये जो आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, लिपिड की तो बनी होती है पर इस पे पोरिन्स लगे होते हैं। पोरिन्स का क्या होता है? पोरिन्स का काम होता है कि मॉलिक्यूल्स को अंदर आने जाने में मदद करें, पोरिन्स लगे होते हैं, ठीक है, लिपिड का बना होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, इस पे भी प्रोटीन्स लगे होते हैं और कई सारे एंजाइम्स लगे होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स लगे होते हैं, कई सारे एंजाइम्स लगे होते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए इनर वाले मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स एंजाइम्स लगे होते हैं। हालांकि जब हम बात करते हैं इस वाले मेम्ब्रेन पे, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पे बात करते हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन के केस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि अभी आउटर मेम्ब्रेन पे लिपिड लगे होते हैं, मतलब लिपिड उस पे लगे होते हैं, पोरिन्स लगे होते हैं, और इनके साथ ही इन पे एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी होते हैं, क्योंकि इसको भी वर्क कई सारे करने होते हैं, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स भी लगे होते हैं, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन पर एंजाइम और प्रोटीन्स लगे होते हैं, ठीक है, इस पे भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स लगे होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये इनफोल्डिंग करके जो इनर वाली मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनिएगा, इनर मेम्ब्रेन बाय द इनफोल्डिंग, ठीक है, बाय इनर फोल्डिंग, मैं ऐसा कर लिख देता हूं, इनर फोल्डिंग, जब इनर फोल्डिंग हो जाता है तो इससे क्रिस्टे बनते हैं। क्या बनते हैं? इससे क्रिस्टे बनते हैं, क्रिस्टे, ठीक, ये क्रिस्टे होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स हैं ये सब क्रिस्टे होते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टे होते हैं। इनका काम क्या होता है? क्रिस्टे का काम होता है कि इन पे ईटीएस आए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस पे बने, ठीक है, और इस पे कई सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स वगैरह लगे भी होते हैं। और क्रिस्टे पर ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टे पर ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि एटीपी बनाने के लिए हेल्प करता है, हेल्प इन एटीपी, हेल्प इन मेकिंग एटीपी, ठीक, एटीपी बनाने में मदद करेगा, ठीक। आगे अभी हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी के स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जैसे हम बैक्टीरिया में बात करते हैं, बैक्टीरिया के जैसे इसमें डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और इसके पास सिर्फ सेल्फ रिप्लिकेशन की एक प्रोबेबिलिटी होती है, ये सेल्फ रिप्लिकेट भी कर पाता है, पर इसके लिए हेल्प चाहिए होती है न्यूक्लियस की, ठीक है ना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनॉमस भी बोला जाता है, अभी उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सेमी ऑटोनॉमस होता है। और ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इस पे राइबोसोम्स भी लगे होते हैं। राइबोसोम्स क्यों लगे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी इसको प्रोटीन्स लगाना होता है, और राइबोसोम्स मेम्ब्रेन पे मतलब उसकी मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां भी उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी मैंने बताया ना, मेम्ब्रेन पे प्रोटीन आती है, तो प्रोटीन कहाँ से आएगी? जब राइबोसोम्स वहां पे लगे होंगे तभी प्रोटीन उस पे बन पाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी तो हमने कहा कि इसके दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। पर जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कंपार्टमेंट की हम बात करते हैं, तो मैं कहाँ पे लिखूं? हाँ, ये जो आउटर वाली लेयर होती है ये फेज करती है, आउटर लेयर, या फिर मैं सीधे लिख देता हूं आउटर मेम्ब्रेन फेज साइटोप्लाज्म, फेजेज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से ये फेज करता है, ठीक है, फेजेज साइटोप्लाज्म से ये फेज करता है।
और ध्यान दीजिएगा इसके दो कंपार्टमेंट हो जाते हैं। ये आउटर कंपार्टमेंट होता है, दो ही मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह रहती है दो मेम्ब्रेन के बीच में, वो आउटर कंपार्टमेंट होता है, या उसको आउटर चैम्बर भी बोल सकते हो। ये आउटर कंपार्टमेंट है। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे, ये आउटर कंपार्टमेंट है, आउटर कंपार्टमेंट है, और ये वाला जो है ये इनर कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट है, यह इनर चैम्बर है। अब ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे डेंस मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है, इसके इनर कंपार्टमेंट में डेंस मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसका अलग से मैट्रिक्स भी होता है। ध्यान दीजिएगा ये इसके हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की, एक बार देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिख रहा है, सब क्लियरली विजिबल है, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम एक बार ध्यान से सुन लो कि इसका सीक्वेंस क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात कर रहे होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में तुम्हें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। और ध्यान दीजिएगा जो इसकी आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है उस पर लिपिड लगे होते हैं, पोरिन्स लगे होते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी लगे होते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा इनर मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं इस पर भी एंजाइम और प्रोटीन्स लगे होते हैं, और ये इनर फोल्डिंग के द्वारा क्रिस्टे फॉर्म करता है। और जब हम क्रिस्टे की बात करते हैं तो क्रिस्टे जो होते हैं, क्रिस्टे ईटीएस निर्माण करते हैं, यानी कि इस पे ईटीएस लगे होते हैं, और ईटीएस हेल्प इन मेकिंग एटीपी। एटीपी एक एनर्जी होता है, एटीपी एक एनर्जी होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की बात हुई, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। जब स्ट्रक्चर की बात करोगे तो डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इसके दो कंपार्टमेंट बनते हैं, यानी कि दो चैम्बर बनते हैं। आउटर चैम्बर जो कि बिटवीन टू मेम्ब्रेन होता है, और इनर चैम्बर, इनर चैम्बर की जब हम बात करते हैं तो ये बिटवीन इनर मेम्ब्रेन होता है, और इनर मेम्ब्रेन में डेंस साइटोप्लाज्म या जिसको हम बोल सकते हैं डेंस मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है इसके स्ट्रक्चर के लिए। और स्ट्रक्चर में आपको ये भी मैंने बताया कि इसके पास सर्कुलर डीएनए होता है जो कि सेल्फ रिप्लिकेट करने में कैपेबल होता है, और इसीलिए जब ये सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं तो इसको सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये अलग से काम कर सकता है। जैसा कि सेल्फ कंप्लीट वर्क करता है, प्रोसेस करता है, वैसा कंप्लीट वर्क माइटोकॉन्ड्रिया भी कर सकता है, पर इसको सेल के न्यूक्लियस से हेल्प चाहिए होता है सेल के जैसे वर्क करने के लिए, ठीक। इसीलिए इसको बोल भी दिया जाता है ये सेल विद इन सेल होता है। और इस पे राइबोसोम्स भी होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स बनाने के लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो, या नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो। ओके, हमने इसके स्ट्रक्चर की बात किया, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की। ध्यान दीजिएगा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करते हैं तो मैंने जैसा कि अभी पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है एनर्जी बनाने का, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, स्ट्रक्चर बनेगा तभी समझ आएगा। अभी यार क्या चल रहा है यहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना रहा हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके हम फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है,
आपने एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आपने सुना ही होगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एक आध बार तो आपने ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोसेस सुना होगा, ठीक। सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उसको तोड़ करके पायरुविक एसिड में बदला जाता है। मान लीजिए ये सेल है, सेल में ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब इसका प्रोसेस होगा ग्लाइकोलिसिस का। जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा ये टूट जाता है 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में, या जिसको पायरुवेट बोला जाता है। पायरुवेट बोलो या पायरुविक एसिड बोलो, ये पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन का होता है और 2 अणु इसके होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, तो भाई 6 कार्बन का ग्लूकोज था, ग्लाइकोलिसिस से उसने 2 पायरुविक एसिड या 2 पायरुवेट बनाया। अब क्या होगा, जब ये पायरुविक एसिड बन जाता है तब ये आता है यहाँ पे, पहले आता है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाले चैम्बर में, आउटर चैम्बर जिसको बोला जाता है, आउटर कंपार्टमेंट बोला जाता है बिटवीन 2 मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है लिंक रिएक्शन होता है। लिंक रिएक्शन होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, लिंक रिएक्शन होने के बाद लिंक रिएक्शन में ये बनाता है एक CO2, 1 CO2 फॉर्म कर देता है। और यहाँ भी इसको ATP अभी नहीं बनेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक CO2 तो बनाया पर ATP अभी इसको नहीं मिली, ऊर्जा भी नहीं मिली है लिंक रिएक्शन में। और लिंक रिएक्शन होता है इसके आउटर कंपार्टमेंट में, कहाँ पे, आउटर कंपार्टमेंट या आउटर चैम्बर में। जब इसके बाद यहाँ पहुँचेगा मैट्रिक्स में, ठीक है, ये इसका मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। जब मैट्रिक्स में पहुँचेगा तो मैट्रिक्स में देखना, इसमें चलता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, या जिसको EMP पाथवे बोला जाता है, इम्बेडेड मेयर-हाफ पाथवे। क्रेब्स साइकिल इसमें चलता है। क्रेब्स साइकिल के दौरान जितना भी इसके अंदर कार्बन गया पायरुविक एसिड का, अभी एक अणु जा रहा है, पायरुविक एसिड का एक अणु, बोले तो 3 कार्बन का, ठीक है। 3 कार्बन से तो एक कार्बन निकल गया, एक CO2 बना दिया, किसके द्वारा, लिंक रिएक्शन के द्वारा। अभी इसको क्रेब्स साइकिल में जाना है, तो क्रेब्स साइकिल में ये 2 CO2 बना के बाहर निकाल देगा। 2 CO2, कितने CO2, 2 CO2, यानी कि अब 3 के तीनों कार्बन पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गए, उनका ऑक्सीडेशन हो चुका है, ऑक्सीकरण हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्रेब्स साइकिल में ATP फॉर्म होती है, ऊर्जा फॉर्म होती है, ठीक है ना, ATP फॉर्म होती है, ATP एक ऊर्जा का ही फॉर्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, क्रेब्स साइकिल चला, पहले तो लिंक रिएक्शन हुआ, एक CO2 निकल गया, 2 कार्बन बचा था, क्रेब्स साइकिल के दौरान 2 CO2 और निकाल दिया गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर ही ETS लगे होते हैं, ये जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है इस पे ETS लगे होते हैं। ETS का काम होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना, अब भाई इससे जो कंपाउंड्स बनेंगे, क्रेब्स साइकिल में भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे, फाइट्स इसके पास आएंगे, ठीक है, वसा जिसको बोलते हो, फाइट्स आएंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स भी आएंगे। तो वो कंपाउंड्स अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाती है और बाहर से H2O ब्रेक होकर के, H2O जो होता है वो ब्रेक होकर के यहाँ पे H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ाता चला जाता है, यानी कि आउटर कंपार्टमेंट पे H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाता है, जिसको प्रोटॉन भी बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऑक्सीजन बाहर से आएगा, इसके पास बाहर से ऑक्सीजन आया, इलेक्ट्रॉन H+ से जुड़ा और क्या बना दिया, यहाँ से H2O बना दिया। ETS में H2O भी बनता है और ATP बनने में हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को लेकर। अगर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड से नहीं लेगा तो ATP का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ATP के केस में उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका रिडक्शन करा देगा, ठीक है। ATP में ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हें एक प्रोसेस बताता हूँ। एक होता है NADP होता है। NADP जब इससे H जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, इससे H जुड़ता है तो ये बनता है NADPH
NADPH, ठीक है। NADPH भी क्या होता है, एक फॉर्म होता है ATP का, एक फॉर्म होता है ATP का। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएगा, H+ के पास नहीं जाएगा, तो ध्यान देना NADPH नहीं बन पाएगा, NADPH नहीं बन पाएगा, NADP ही रह जाएगा, ठीक है। उससे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, जो उसको जरूरत थी उसको संतुष्ट करती है, हाइड्रोजन को नहीं जुड़ने देगा, तो वो ATP के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, ठीक है। NADPH भी एक ATP का ही फॉर्म होता है, ठीक, ओके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनर मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन पार्टिसिपेट करता है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम किया गया है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम किया गया है, बल्कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ऑक्सीजन को भी अंदर जाने के लिए मदद करता है ETS। ATS ऑक्सीजन को इनर चैम्बर को क्रॉस करने में भी मदद करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर CO2 बनाना है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ऑक्सीजन को इनर मेम्ब्रेन से अंदर भी जाना चाहिए, और जाने के लिए ETS हेल्प करता है। हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्ट इन दी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जाने के लिए इसको हेल्प भी करता है कि मैट्रिक्स में इसको जाना ही जाना है, ठीक है, ऑक्सीजन को, तभी इसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा। ये सारी बातें मैंने बता दिया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ATP बना तो ये फंक्शन इसका होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या ATP फॉर्मेशन में लिख देता हूँ, ATP फॉर्मेशन में इसका फंक्शन होता है। और किस पे होता है, ध्यान दीजिएगा, ETS में, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिससे ऑक्सीजन इनर साइड जा सके, ऑक्सीजन इनर साइड जा सके, और ETS से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सके, और इधर से H धनायन की भी डेंसिटी कम होने पाए। बात समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि पानी आया, ठीक है, पानी ने हाइड्रोजन आयन इसको दिया, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हुई, यहाँ पे pH लो हो गया, यानी कि यहाँ पे जो H धनायन आएंगे इनर साइड मेम्ब्रेन के, इनर साइड यहाँ पे pH इसका लो हो जाता है, pH लो हो जाता है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीजन और लेकर पानी बना देना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करना होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करना होता है, और इसी से हमें H2O फॉर्मेशन भी करना होता है यहीं पर, ठीक है, ओके। और ऑक्सीजन को जाने में मदद करेगा, ताकि यहाँ पर जो कार्बन आया है, कहाँ का, किसका, पायरुविक एसिड का, यहाँ पे जो कार्बन आया उस कार्बन से ऑक्सीडेशन उसका करा के CO2 बना सके, ठीक है, और जिससे ATP मिल सके। बात समझ आ रही है, तो ये सारा प्रोसेस मैंने डिटेल में समझाया, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, मैंने फंक्शंस भी बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, ओके, दिख रहा है, विजिबल तो है, ठीक है, मिटा दे रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात बता दूं, ये जो मैंने अभी फंक्शंस में बताया कि क्रेब्स साइकिल से मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल से ATP बनेगा, ये प्रोसेस रिस्पायरेशन में आता है, ठीक है। और रिस्पायरेशन का प्रोसेस तुम्हें रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स तुम्हें एक चैप्टर मिलेगा, उसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जितना भी रिस्पायरेशन हो, चाहे एनिमल सेल में हो चाहे प्लांट सेल में हो, वो उस चैप्टर में हमें रिस्पायरेशन पढ़ेगा, मतलब पढ़ने को मिलेगा। वो चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स, जिसमें हम लोगों को ग्लाइकोलिसिस पढ़ने को मिलेगा, लिंक रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा, और लिंक रिएक्शन के बाद हमें पढ़ने को मिलेगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये 3 प्रोसेस हमें पढ़ने को मिलते हैं रिस्पायरेशन में, इनकी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को भी हमने डन किया, ठीक।
और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पिगमेंट्स की। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग बात कर लेते हैं पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, पिगमेंट्स एक कलर्ड स्ट्रक्चर होता है विद इन सेल। सेल के अंदर एक कलर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और कलर्ड स्ट्रक्चर क्यों होता है? इनके पास कलर क्यों होता है? फॉर ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, जिससे ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें केमिकल एनर्जी में, और जिससे इनको एनर्जी प्रोवाइड मतलब मिल सके, और उस एनर्जी से ये अपना न्यूट्रिशन कर सके। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके कलर अलग अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। पिगमेंट्स का काम होता है मेनली लाइट को ट्रैप करने का, सनलाइट को ट्रैप करने का, जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स एक कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ध्यान से सुनिएगा, कलर्ड स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है? विद इन सेल। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पिगमेंट्स विद इन सेल होते हैं, और ये कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों होते हैं? फॉर ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, फॉर ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर करने के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट को ये कन्वर्ट कर सकें केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर सकें, और उस एनर्जी से ये अपना फूड निर्माण कर सके। ठीक है, भोजन बना सके। ओके, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि पिगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। अभी हमने बात किया कि पिगमेंट क्या होते हैं, अब बात करने जा रहे हैं कि पिगमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, अगर हम टाइप्स ऑफ पिगमेंट की बात करें, और जो हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पिगमेंट, तो ये टाइप इनके ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के आधार पे इनको हम लोग डिवाइड करते हैं, कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है वाटर सॉल्युबल, और दूसरा होता है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हम बात कर लेते हैं, एसीटोन की बात कर लेते हैं, एल्कोहल की बात कर लेते हैं, ईथर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, फिनॉल भी, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। और वाटर में जो सॉल्युबल होता है उसका नाम होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये एक टाइप का पिगमेंट होता है, एंथोसाइनिन। ठीक, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और दूसरे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, और इसमें आता है क्लोरोफिल के अलावा कैरोटिनोइड्स, कैरोटिनोइड्स आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो तरह के, इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम बता देते हैं कि पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक तो जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, और दूसरे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ये बातें हमने किया। अभी ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं कि वाटर सॉल्युबल हमें बात करना है, तो एंथोसाइनिन की, एंथोसाइनिन का रोल हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोरोफिल और कैरोटिनोइड्स की, ठीक है, तुम बात करोगे क्लोरोफिल की। ठीक, अगर तुम क्लोरोफिल की बात करोगे, क्लोरोफिल ये कई टाइप के होते हैं, चाहे क्लोरोफिल ए की बात करो, क्लोरोफिल बी की बात करो, क्लोरोफिल सी की बात करो, ये क्लोरोफिल सभी प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। क्लोरोफिल अलग अलग फॉर्म में सभी प्लांट्स में होता है। इनके अलावा बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में होता है। ठीक, बैक्टीरिया में होगा, और कुछ फंजाई में भी होता है क्लोरोफिल।
ठीक, ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया क्या होती है, जिसमें हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, जिसको तुम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हो। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलो, या जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, सियानो बैक्टीरिया। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तुम कैरोटिनॉइड्स की बात करोगे तो कैरोटिनॉइड्स भी जितने भी पिगमेंट्स होते हैं अक्सर वो प्लांट्स में भी प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जब तुम कैरोटिनॉइड्स की बात करोगे तो इसमें हमें डिस्कस करना होता है कैरोटीन्स की। जब हम कैरोटीन्स की बात करते हैं तो ये जो होते हैं ना, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक, और ये फ्लावर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रूट, फ्लावर्स, और ये कंद में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, अभी ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन इन कलर अक्सर होता है, ग्रीन होता है, लेकिन जब हम कैरोटीन्स की बात करते हैं, कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं, तो ये कलर इसका होता है येलो होता है। ठीक है, येलो होता है, रेड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ऑरेंज कलर का भी होता है कैरोटिनॉइड्स। ठीक, ऑरेंज कलर का भी ये होता है, और ये फ्रूट्स में, फ्लावर्स में पाया जाता है। ठीक, जैसे आपने कैरोटिनॉइड्स टमाटर को देखा होगा, रेड कलर का होता है, तो उसमें भी कैरोटीन्स होते हैं। ठीक है, लाइकोपेन्स भी वगैरह वगैरह होते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिगमेंट्स एक कलर डिस्ट्रक्चर होता है। पिगमेंट्स का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, जिसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, और बाद में उसका जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड है उसको बना सके, फूड को बना सके। ठीक है ना, यानी कि जैसे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करे, एनर्जी ले, उससे केमिकल एनर्जी ले, और उस केमिकल एनर्जी से वो फूड प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स की बात करते हैं तो मेनली जब हम टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ हमें सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इनको कैटेगराइज करना होता है। एक तो होता है जो वाटर सॉल्युबल है, ठीक, एंथोसाइनिन जो होता है, और ध्यान दीजिएगा, जब हम सॉल्युबिलिटी इसकी बात करते हैं सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है, क्लोरोफिल है और कैरोटिनॉइड्स हैं। ठीक है, अभी ध्यान देना, क्लोरोफिल में क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। क्लोरोफिल में आएगा क्लोरोफिल ए, ठीक, क्लोरोफिल ए आएगा, क्लोरोफिल बी आएगा, ऐसे डॉट डॉट सी आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं तो कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन आता है, कैरोटीन आता है, और इसमें जैंथोफिल आता है, जैंथोफिल। ठीक, तो ये बात होती है पिगमेंट्स की। किसकी बात होती है, पिगमेंट्स की बात होती है। मैं देख लूं एक बार विजुअल है कि नहीं। हाँ, विजुअल है। ठीक है, ओके, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। एक बार मैं फिर से फटाफट इसको रिवाइज करा देता हूँ, तो उसके बाद आज टाइम हो चुका है क्लास का, मतलब एंड करने का, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, मैंने पिगमेंट तक बात किया, प्लास्टिड की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिगमेंट्स की, तो ध्यान से सुन लो एक बार। पिगमेंट एक कलर डिस्ट्रक्चर होता है। ठीक, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, इनका काम होता है सनलाइट को कैप्चर करने का, जिससे अपने फूड को प्रिपेयर कर सके। अभी ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट में। एक होता है वाटर सॉल्युबल, जिसमें हमें एंथोसाइनिन देखने को मिलता है, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं फिनॉल की बात कर लेते हैं, एसीटोन की बात कर लेते हैं, ईथर की बात कर लेते हैं, ये सब चीज़ें, एल्कोहल की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो सॉल्युबल हो, क्लोरोफिल और कौन, कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल कौन कौन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ऐसे। ठीक है, जब हम कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं, कैरोटीन्स, जैंथोफिल, और कौन, कैरोटीन आता है और जैंथोफिल आता है। इसका कलर की हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल ग्रीन इन कलर होता है, और कैरोटीन्स जो होते हैं, चाहे कैरोटीन की बात करो, चाहे कैरोटिनॉइड्स में जब तुम देखोगे कैरोटीन्स की चाहे बात करो, चाहे जैंथोफिल की बात करो, उसमें येलो कलर होगा, रेड कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, ये सारे कलर इसमें होते हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें और बता देता हूँ, 2 मिनट टाइम दीजिएगा, ध्यान देना। ये जो कलर होता है, ठीक है ना, ये फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है ना, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्लोरोफिल।
ठीक है। पर जब तुम बात करोगे कैरोटीनॉइड्स अकेले रहेगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। कैरोटीनॉइड्स आल्सो फोटोसिंथेटिक होता है, पर ध्यान दीजिएगा ये फोटोसिंथेटिक तो होता है पर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के ये कैरोटीनॉइड्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। जब इनमें क्लोरोफिल्स आएंगे तभी ये फोटोसिंथेसिस तो कर पाएंगे कैरोटीनॉइड्स, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल अकेले ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो। मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, कैपेबल होते हैं, कैपेबल इन फोटोसिंथेसिस। पर कैरोटीनॉइड्स भी कैपेबल होते हैं, पर अकेले कैरोटीनॉइड्स के बस की बात नहीं होती कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में पढ़ाया, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया क्या, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया पिगमेंट्स को। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने एक वर्ड यूज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस होता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है कि ये जैसा सेल वर्क करता है, कंप्लीट वर्क ये भी कर सकता है। इसके पास डीएनए है खुद का, ठीक है, सर्कुलर डीएनए है, खुद कर सकता है जैसा सेल पूरा वर्क करता है। पर माइटोकॉन्ड्रिया को अपने खुद के हेल्प करने के लिए, मतलब सेल के जैसे वर्क करने के लिए इसको हेल्प चाहिए होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के हेल्प में ही अपना खुद का वर्क सेल के जैसे कर सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डिवाइडिंग होता है, डिवाइड करके, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करके अपने नंबर इंक्रीज कर सकता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने नंबर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो यही एक बात छूट गई थी ऑटोनॉमस समझाने का। और सेल्फ डिवाइडिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, डिवाइड कर सकता है अपने आप को, जैसे बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज करता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप को डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज करता है। इन सारी बातों को हमने बताया, ठीक, डिटेल में समझाया। आशा कर सकता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किए होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर शूट करने में। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहें, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते रहें, सीखते रहें केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और अपने मेडिकल के एग्जाम नीट की तैयारी करते रहें हमारे साथ। LWR 24/7 आपके साथ हमेशा है, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे, प्लास्टिड्स को। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।